अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ओके, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 8, जो कि हमने पीछे पढ़ा। कंपोनेंट ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम 4 तरह के होते हैं। हमने उनको 2 वीक्स में कवर किया। ठीक है, अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म लॉयल्टी रिलेशनशिप। ठीक है, आज हम बेसिकली इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से कस्टमर लॉयल्टी रिलेशनशिप बिल्डअप किए जाते हैं और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब आपके जो लेंथी लेक्चर्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता मिनिमाइज होना स्टार्ट हो गए हैं। इसकी वजह से यही है कि आपके जो कंसेप्चुअल टॉपिक थे वो ऑलरेडी हम लोगों ने पीछे पढ़ लिए हैं। ठीक है, ओके, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके बच्चे, चले हम लोग मूव करें। आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कस्टमर ओरिएंटेशन के बारे में। Customer orientation is defined as an approach to sale and customer relation in which staff focus on helping customer to meet their long-term needs and wants. Here, management and employees align their individual and team objectives around satisfying and retaining customer. Customer orientations है क्या? मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो मिशन होता है वही यही होता है कि हम लोगों ने किस तरह से अपने कस्टमर को रिटेन करना है। ठीक है, कस्टमर को सेटिस्फाइड किस तरह से करना है। उनकी जो 90% जो उनकी स्ट्रेटजीज होती हैं ना वो बिल्ड होती हैं कस्टमर ओरिएंटेशन पे। ठीक है, ओके, इसमें बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ना है, हमने कस्टमर रिलेशंस के बारे में बताना है कि किस तरह से वो स्टाफ फोकस ऑन हेल्पिंग कस्टमर टू मीट द लॉन्ग टर्म नीड्स एंड वांट्स, कि वो किस तरह से कस्टमर के लॉन्ग टर्म जो नीड्स हैं और वांट्स हैं उसको फुलफिल कर सकते हैं। जैसे कि नीचे एग्जांपल एक दी हुई है, Wilstein Language School is a good example of a customer focused company that declares its mission as total customer orientation। इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज हैं जिनको आप देख सकते हैं और मिशन उनके चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो मिशन स्टेटमेंट होती है वही हमें बताती है कि कंपनी का मिशन क्या है। अगर जो टारगेट मार्केट होती है या जिसे कहा जाए कि ऐसी मार्केट जो फुली जो है वो लाई करती है अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए कस्टमर पे, कस्टमर क्या सोचते हैं उसके बारे में, तो वो क्या इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर कस्टमर ओरिएंटेशन का। और मिशन मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनाइजेशन के मिशन स्टेटमेंट को देखेंगे। नेक्स्ट असाइनमेंट में भी आपके इसके ऊपर हो तो आप लोग बड़े फोकस के साथ ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ओके, हमने पीछे तो पढ़ा कस्टमर ओरिएंटेशन, अब हम पढ़ते हैं कस्टमर परसीव वैल्यू है क्या। कस्टमर परसीव वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इवैल्यूएशंस ऑफ ऑल द बेनिफिट्स एंड ऑल द कॉस्ट ऑफ एन ऑफरिंग एंड द परसीव अल्टरनेटिव्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कस्टमर परसीव वैल्यू है क्या। कस्टमर परसीव वैल्यू बेसिकली इसका पर्पस होता है कि कस्टमर को जो प्रोडक्ट प्रोवाइड की जाए उसकी कुछ वैल्यू हो। ठीक है, ना कि उसके फंक्शंस के बेस करके किया जाए। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि कस्टमर परसीव वैल्यू की जो भी प्रोडक्ट हो उस प्रोडक्ट की कस्टमर की नज़र में क्या वैल्यू है। कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, एक ज़रूरत की चीज़ है आपकी, ठीक है, जैसे ड्रिल मशीन के बारे में जो बताया हुआ है उसका पर्पस क्या है कि उसने कैपेसिटी टू मेक होल, ठीक है, उसकी कैपेसिटी कितनी है कि वो, उसको इस चीज़ से लिंक नहीं है, उसने ड्रिल्स को परचेज किया है कि वो होल मेक अ होल ना, कि वो हॉल बना सके, ना कि इस चीज से लिंक है कि वो कितने हॉल्स बनाएगा, उसकी फिल वक्त की जरूरत पूरी हो गया, ठीक है, दैट्स ऑल। ठीक है ना, इस चीज से लिंक होता है कि वो जो चीज जो कस्टमर परचेज कर रहा है उस चीज की कस्टमर की नजर में क्या वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे है डिटर्मिनेंट्स ऑफ कस्टमर परसीव्ड वैल्यू। ठीक है, कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं किस तरह से हम लोग कस्टमर परसीव्ड वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं। कि सबसे पहले हमने ये देखना है प्रोडक्ट बनाते हुए कि ये जो प्रोडक्ट है ये रेगुलर बेस की है या स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इसको हम मतलब बना सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट होती है ना सीजनल होती है, जैसे क्लोथिंग हो गए, या हम लोग फ्रूट्स की अक्सर आइटम हम लोग देख रहे होते हैं। मतलब इस तरह की चीज होनी चाहिए कस्टमर परसीव वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए कि उस चीज का कस्टमर को क्या बेनिफिट है। ठीक है, फिर आप देखना है जो प्रोडक्ट आपने बनाई है उसके बाद उसका क्या बेनिफिट होगा कस्टमर को। मीन्स कस्टमर परसीव वैल्यू जो आप डिटरमिन करते हैं
वो होली पूरा कंप्लीटली जो डिपेंड करता है वो किस पे करता है, कस्टमर ओरिएंटेशंस पे। वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मिशन ही ये होता है कस्टमर ओरिएंटेशंस, ये उनसे लिंक कर रहा होता है। उनका वो फिर अपनी जो कस्टमर परसीव वैल्यू है वो जो डिटरमिन करते हैं वो टोटली रिलाई करता है कस्टमर पे, ठीक है। एक कस्टमर की पहुंच कितनी है, कस्टमर के पास इतनी एसेसरीज या रिसोर्सेज हैं कि वो उसको परचेज करें। अगर वो उसको परचेज करता है तो किन टाइम पीरियड में परचेज करता है, क्या वो रेगुलर बेसिस के यूज के लिए इसको यूज करता है, उसकी मजबूरी है करना, वो चीज उसके लिए वैल्यू रखती है, या वो किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में इसको यूज करता है, ठीक है। इन चीजों के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद है सर्विस बेनिफिट, उस चीज की क्या उसको मतलब क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो प्रोडक्ट उस कस्टमर को, पर्सनल क्या बेनिफिट हो रहा है उसको, इमेज उसकी नजर में उस ब्रांड का क्या इमेज है। अगर तो वो ऑलरेडी उसको यूज करता होगा तो फिर वो उसका मतलब है वो लॉयल है उसके साथ, वो दोबारा उसी प्रोडक्ट को परचेज करेगा, ठीक है। क्या होता है अक्सर हम लोग डेली हर घर में आप लोग देखें तो सोप जो आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं फेस वॉश के लिए, तो क्या होता है वो एक स्पेसिफिक होता है हर एक का। आप किसी से पूछना, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ नहीं मिलेगा, सबके सेम नहीं होंगे। क्या होगा कि हर एक जो है वो अपने ब्रांड के साथ लॉयल है, वो समझता है कि वो जो चीज कर रहा है ये अच्छी है। फिर दूसरों का मशवरा देते हैं, बाज़ दफा आप या ब्रांडिंग आप क्लोथिंग पहन रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं नहीं नहीं मैं तो खादी के परचेज के, मैं तो इसके सना सफीनास के परचेज के बहुत अच्छे हैं, ठीक है आप ही ये ट्राई करो, साथ वाले को मशवरा दे रहे हो। क्या बेसिकली आप क्या है अपने ब्रांड के साथ लॉयल है, आप दूसरों को जो है ना वो मशवरा दे रहे होते हैं, ठीक है। टोटल कस्टमर कॉस्ट, ठीक है, यहाँ पे आपने दो कंपैरिजन में देखना है ना, जैसे आपने टोटल कस्टमर बेनिफिट्स देखे, आपने टोटल कस्टमर कॉस्ट भी देखना है कि प्रोडक्ट का बेनिफिट कितना है, फिर मॉनिटरी कॉस्ट कितनी है, उस कॉस्ट को बनाने में कितनी की कॉस्ट आ रही है ना, ठीक है। कस्टमर को किस तरह से वो मेजर करेगा, टाइम कॉस्ट कितना, उसको कॉस्ट मतलब कितना टाइम लगा उस प्रोडक्ट को बनाने में, एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है सर्विस के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजिकल कॉस्ट कितनी है मार्केट को विजिट करने के बाद, बाकी एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद, ठीक है। स्टेप्स इन कस्टमर वैल्यू एनालिसिस, कस्टमर वैल्यू एनालिसिस किया किस तरह से जाता है। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा से कह रही हूँ असाइनमेंट में भी आपकी जो नेक्स्ट हो इस टॉपिक पे लाई करती हो। इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाइंग मेजर एट्रीब्यूट्स एंड बेनिफिट्स दैट कस्टमर वैल्यूज, ठीक है। कि सबसे पहले तो आपने क्या करना है प्रोडक्ट कस्टमर वैल्यू एनालिसिस से रिलेटेड, कि आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन सी चीज़ें कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है और वैल्यूएबल है। आपने सबसे पहले इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल आपने आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट को आपने मार्केट में इशू कर दिया, आपकी जो सेल है वो दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है बिकॉज योर प्रोडक्ट इज कस्टमर ओरिएंटेशन, ठीक है। अच्छा अब आपने क्या करना है, आपने कस्टमर वैल्यू एनालिसिस करना है एज कम्पेयर टू योर मार्केट, एज कम्पेयर टू योर कंपेटिटर, कुछ किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जब करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप देखते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाई है या जो कस्टमर यूज करता है, सबसे पहले तो ये देखना है कि उसको कस्टमर को उसका क्या बेनिफिट है, ठीक है। कि वो क्या उसके रेगुलर यूज की है, उसको यूज के बगैर उसका फायदा मतलब गुजारा नहीं है, तो उसका मतलब है कि वो मजबूरी है, उसकी मजबूरी भी कहा जाए और बेनिफिशियल भी है उसके लिए कि उसका काम हो जाता है, ठीक है। सबसे पहला तो आपका ये होता है कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है कस्टमर की आइज में, ठीक है। सेकंड होता है assess the qualitative importance of different attributes and benefits, फिर उसके बाद आपने देखना है कि कुछ उसकी ऐसे फीचर्स जो नज़र नहीं आ रहे, क्वालिटेटिव इंपॉर्टेंस, ठीक है। क्वालिटी मीन्स मैंने आपको लास्ट में बताया था जैसे नेस्टी हम उसको मैयर नहीं कर सकते, इसी तरह प्रोडक्ट के भी कुछ ऐसे फीचर होते हैं जिनको हम लोग मैयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली एक मिनट चेक कर लूँ आपको स्लाइड शो हो रही है, ये ना हो मैं आपको पढ़ा दूँ और स्लाइड ही शो ना हो रही है, ठीक है। ओके, assess the qualitative importance of different attributes and benefits, ठीक है। उसके बाद है आपने देखने के बाद ही बताना है कि उसको सिर्फ और सिर्फ यही फील मतलब उसका बेनिफिशियल ये है। फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट की जैसे एग्जांपल लिया कि उसने टीथ ब्रश करने होते डेली बेसिस पे, तो उसका सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि उसको टीथ की ब्रशिंग करता है वो, ठीक है। अच्छा अब उसकी क्वालिटेटिव इंपॉर्टेंस का मतलब है कि उसका फ्लेवर किस तरह का है, वो फ्लेवर मैयरेबल नहीं है, नजर नहीं आ रहा हमें, ठीक है। तो वो आप देख लें, ठीक है। तो इस तरह से सेटिस्फेक्शन देख लें आपको मतलब ब्रश करने के बाद, टीथ ब्रश करने के बाद उसको मतलब वो ट्यूब इस्तेमाल करने के बाद उसको कितनी सेटिस्फेक्शन हुई है, ये क्वालिटेटिव इंपॉर्टेंस है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड।
फिर आपने करना है assess the company and competitor performance on the different customer value of gas related importance। फिर आपने वो सेम एज उस प्रोडक्ट का कंपैरिजन करना है अपने कंपेटिटर के साथ कि उसके कौन से कस्टमर किस बात को लेके वो सेटिस्फाइड हो रहे हैं जो वो हमारे 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 हो रहे हैं, हमारे नहीं हो पा रहे। ये फॉर एग्जांपल जैसे आप देखते हैं ब्रांडिंग क्लोथिंग की, मैं आपको बार बार एग्जांपल दे रही हूँ। आप भी कहेंगे मैम क्लोथिंग पे चली जाती हैं, आपने नोट किया होगा जो फीमेल टीचर होंगी मोस्टली वो फीमेल से रिलेटेड चीज़ों की एग्जांपल देती हैं, जो मेल होते हैं वो मोस्टली मेल से रिलेटेड दे रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं दोनों आपके दूँ, मार्केटिंग के फीमेल के रिलेटेड भी दूँ और मेल के रिलेटेड भी दूँ। अच्छा, इसमें क्या होता है कि मैं आपको क्या बताने लगी थी, ओके हाँ, आपके जैसे मैंने आपको क्लोथिंग की एग्जांपल दी, तो आप क्या करते हैं, आप जैसे मैंने आपको पीछे भी एग्जांपल दी थी कि आपने एक ड्रेस पहना हुआ है और आपके जो एक अल्टरनेट कोई मतलब क्लास फेलो है उसने ब्रांड का पहना हुआ है ड्रेस, तो आप क्या करते हैं, आप उसको बताते हैं ब्रांड में ये क्वालिटीज़ है, बड़ा कंफर्टेबल है, बहुत लाइट वेट है, ड्यूरेबल है, कलर इसका फेड नहीं होता। तो इस तरह से जो साथ बैठी होती हैं जिन्होंने ब्रांड का परचेज नहीं किया होता, क्वालिटी थोड़ी उसकी लो होती है, तो वो क्या करते हैं, तो वो अपनी स्पेसिफिकेशन बताती है ना कि समर क्लोथ जितने मर्जी महंगे ले लो वो एक सीज़न ही अच्छे से गुजरते हैं, मैं पहनने के बाद बोर हो जाती हूँ, तो मैं हर सीज़न कोशिश करती हूँ कि मतलब चीपर रेट पर ले लिए जाए नेक्स्ट, या नए परचेज कर लिए जाएँ। ठीक है, हर एक की साइकोलॉजी डिफरेंट होती है क्लोथिंग को लेके। तो क्या होता है, आप क्या करते हैं, आप कंपैरिजन देखते हैं, कंपैरिजन देखने के बाद कहते हैं अच्छा ब्रांड वालों के ये इश्यूज हैं, इस तरह से हैं, हम अपनी लोकल क्वालिटी में इतना कुछ इम्प्रूवमेंट कर देते हैं कि उनका ब्रांडिंग का कम है, कस्टमर है वो हमारी तरफ मूव कर जाए। ठीक है, तो आप एनालिसिस कर रहे होते हैं बेसिकली दोनों का, फिलहाल यहाँ पे एनालिसिस की बात हो रही है, आप मूवमेंट की बात नहीं करेंगे। उसके बाद है एग्जामिन रेटिंग ऑफ स्पेसिफिक सेगमेंट्स। ठीक है, आपने सेगमेंट्स सब बनाए होते हैं डिफरेंट किस्म के, उस पर रेटिंग चेक करेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट सेकेंड लेक्चर में बताया था। तो उसके बाद है मॉनिटर कस्टमर वैल्यू ओवर टाइम। फिर आपने देखना है कि कस्टमर की वैल्यू चेंज तो नहीं हो गई, क्या वो मतलब हर एक मतलब आप विजिट करते रहे ना हर 3 मंथ्स बाद, 2 मंथ्स बाद, वीकली, जिस तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन को कन्वीनियंट होता है चीपर कॉस्ट पे आप विजिट करते रहे हैं, और कस्टमर की जो मतलब उनकी परसेप्शन है रिलेटेड टू प्रोडक्ट वो जज करते रहे कि उस कस्टमर के स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट है उसकी क्या वैल्यू है कस्टमर की नज़र में। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ लॉयल्टी। अभी जैसे मैंने आपको बताया कितने एम्प्लॉय हैं, अगर तो फॉर एग्जांपल अब अगर आप कोई ब्रांड यूज़ करते हैं, आप उससे सेटिस्फाइड हैं, तो आप बार बार वही ब्रांड यूज़ करेंगे। अक्सर फीमेल को देखा होगा कि वो किसी एक ब्रांड पे लाइक करती हैं, किसी एक ब्रांड का कपड़ा पसंद आ गया तो वो क्या करती हैं, वो हर दफ़ा वेट कर रही होती हैं उनकी समर सेल आएंगी, विंटर सेल आएंगी, हम वहीं से परचेज़ करेंगे। ठीक है, जब भी ज़रूरत पड़ी कपड़ों की वहीं से परचेज़ करेंगे। तो वो क्या करेंगे, बेसिकली वो लॉयल है अपने ब्रांड के साथ। ठीक है, लॉयल्टी का मतलब ही क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे एक डॉग नीचे लिखा हुआ है कि पंजाबी में एक कहावत भी है, बट मैं पंजाबी बोलूँगी नहीं, मुझे क्लियरली बोलनी नहीं आती। उसमें क्या है कि जैसे डॉग को भी मतलब इंसानों को भी डेली अगर खाना खिलाया जाए ना तो वो डस जाते हैं वापस आपको ना, वो अपनी वो अटैचमेंट वो सारा कुछ शो नहीं करते। बट एक जो एनिमल होते हैं ना उनको आप थोड़ा सा प्यार करें या थोड़ा सा करें ना तो वो भी वफादार मतलब अपने अपने ऑनर का वफादार होता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि वो लॉयल होता है अपने अपने ऑनर्स के साथ ना। एग्जाम्पल ऑफ लॉयल इज हाउ अ डॉग फील अबाउट इट्स ह्यूमन। ठीक है, कितना लॉयल है अपने ऑनर के साथ। दूसरा है एन एग्जाम्पल ऑफ लॉयल्टी इज हाउ समवन फील अबाउट द कंट्री, आप अपनी कंट्री से कितने लॉयल हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली लॉयल्टी को शो करता है। इसी तरह से आप ब्रांड जो आप यूज़ करते हैं उससे उसको यूज़ करने से पता चलता है कि आप उसके साथ कितने लॉयल हैं। लॉयल्टी बेसिकली क्या है, इज अ डीपली हेल्ड कमिटमेंट टू रीबाय और repatriate a preferred product or services in the future despite situational influences and marketing efforts having the potential to cause switching behavior। ठीक है, कि आप अगर लॉयल हैं तो आप कभी भी अदर ब्रांड में स्विच नहीं करेंगे, आप यही कहेंगे कि जो मैं ब्रांड यूज़ करती हूँ या जो मैं चीज़ यूज़ करती हूँ वो ठीक है। अक्सर देखा होगा जैसे ना लास्ट माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि लास्ट विंटर में कुछ ऐसा हुआ
कि मेरे कुलीग्स थे, उनको कुछ ना इंजरीज हुई ना, तो वो तकरीबन 3 मंथ जो थे ना वो बेड पे रहे। आफ्टर 3 मंथ के बाद उन्होंने क्या किया, रिकवरी के बाद जब वो आए तो एक फीमेल कुलीग थी, उन्होंने उनसे कहा कि आप क्या करें, आप ना डेली बेसिस पे आपका ब्लड बहुत ज़्यादा हुआ है वेस्ट, आपकी कम्प्लेक्शन बहुत डार्क हुआ है, तो आप जो है काइंडली डेली बेसिस पे ना आप ये कैरेट जूस पिया करें ना, फ्रेश डेली बेसिस पे निकाल के। उन्होंने क्या किया, अब वो जो है वो नहीं हो रहे इस चीज़ से, वो क्योंकि वो उन्होंने आगे से कहा मुझे उनका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, मैं उसको नहीं पी सकता, उसकी तासीर ठंडी होती है, तो जिस तरह से उन्होंने आर्गूमेंट्स दिए। तो क्या हुआ कि अब वो जो टीचर थी वो अपनी अपनी उस चीज़ के साथ लॉयल है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, बंदा फ्रेश रहता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी बॉडी में, ऑटोमेटिकली आपके बाकी जो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होंगे। तो क्या हुआ कि वो अपनी लॉयल्टी शो कर रही है वो गाजर के जूस के साथ, ठीक है, कैरेट जूस के साथ। तो क्या है, हर एक बंदे की परसेप्शन डिफरेंट होती है कि बस इन शॉर्ट वे कि हर बंदा किसी न किसी के साथ लॉयल ज़रूर होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी पिछले अभी दिया थोड़ी देर पहले कि इंसान इंसान से लॉयल नहीं होता, होता है सिर्फ ओनली टू गेट बेनिफिट्स, ठीक है, बट जो एनिमल होता है वो इस पर्पज़ के लिए अटैच नहीं होता। ओनली योर पेरेंट्स जो हैं वो आपके साथ विदाउट बेनिफिट आपके साथ अटैच हैं, लॉयल हैं। इसके अलावा कोई भी पर्सन आपके साथ लाइफ में लॉयल नहीं होता। अगर वो लॉयल होता है फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ स्पेसिफिक बेनिफिट, जैसे ही वो बेनिफिट्स आपसे उसको मिल जाएगा, ठीक है, वेदर वो स्टडी से रिलेटेड हो, वेदर किसी और काम से रिलेटेड हो, तो वो आपसे साइड साइड पे हो जाएगा, ठीक है। तो लॉयल्टी जो है ना वो मेन मेन जो है ना एलिमेंट होता है किसी भी किसी भी लाइफ में सर्वाइवल के लिए। हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, वापस आ जाते हैं। और मेजरिंग सेटिस्फेक्शंस, हम सेटिस्फेक्शंस को मेजर किस तरह से कर सकते हैं? सेटिस्फेक्शन को मेजर करने का मतलब है कि आपने सबसे पहले आपने प्रोडक्ट आपने मार्केट में लॉन्च कर दी, और लॉन्च करने के बाद 3 मंथ्स के बाद आपने क्या किया, अपने जो मार्केटिंग रिसर्चर थे उनको भेजा और उनसे कहा कि आप विजिट करके बताएं कि जो हमारा कस्टमर है हमारी प्रोडक्ट के साथ कितना लॉयल है, कितना सेटिस्फाइड है। तो वो क्या करेंगे, एक तो वो सर्वे करेंगे, प्रोडक्ट सर्वे का मतलब होता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जो उन्होंने डिसाइड किया होगा, आफ्टर 4 वीक्स, आफ्टर 2 वीक्स, आफ्टर वन वीक्स, आफ्टर 2 मंथ्स, जिस तरह से उनको कन्वीनियंट लगेगा, ठीक है, वो सर्वे करेंगे। वो क्या करेंगे, वो पहले तो शॉपकीपर्स होंगे, उनसे मार्केट्स के जो शॉपकीपर्स होंगे उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे कि कितनी प्रोडक्ट सेल हो रही है, उनका डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा कलेक्ट करके सारा कुछ फिर उस पर एनालिसिस करेंगे, जैसे हमने पीछे एनालिसिस पढ़ा, ठीक है। एनालिसिस करने के बाद वो कंक्लूजन निकाल के एक रिजल्ट निकालेंगे कि ये सर्वे है, इस सर्वे के मुताबिक इतने परसेंट लोग जो हैं वो उसको यूज़ करते हैं, इतने परसेंट सेटिस्फाइड हैं, इतने परसेंट सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। उसके बाद है आपका कस्टमर लॉस रेट, ठीक है। अब क्या होता है, बाज़ कस्टमर जो होते हैं वो हर साल मतलब जो है ना 10% रेट आपका हर कंपनी का प्रोडक्ट का लूज होता जाता है, मतलब जो कस्टमर है वो उस ब्रांड को वो यूज़ करना छोड़ देते हैं। वजह क्या होती है, वजह ये होती है जैसे बाटा सर्विस का आपको पता होगा कि हम लोग, मुझे जब तक याद पड़ता है, हम तो छोटे थे सो थे जब से हम लोग पहनने लगे हैं बाटा सर्विस को स्कूलिंग में, बट हमसे जो पहले था ना टाइम पीरियड, अम्मी अबू की बात करें या उनसे दादा अबू दादी अम्मा की बात करें, तो वो कहते हैं कि हमारे ज़माने में सबसे अच्छा ब्रांड जूतों का जो एक्सपेंसिव ब्रांड समझा जाता था वो बाटा है। बाटा का एक नेम होता था, ठीक है। उनका जूता अगर आप परचेज करते थे तो अक्सर वो कहते हैं ना कि आप मर जाओगे लेकिन ये नहीं मरेगा, ठीक है। तो वो इन शॉर्ट यही कहने का मतलब है कि इंसान एक्सपायर हो जाता है, वो जूता एक्सपायर नहीं होता। ऐसा कभी हुआ तो नहीं वैसे जब से हम लोगों ने होश संभाले, लेकिन ये बाटा के बारे में मशहूर था। फिर क्या हुआ, फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, सर्विस स्टाइलो मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड ने अब उसकी जगह ले ली। क्यों उनकी जगह ले ली, उन्होंने स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट नहीं किया, वो उसी उसी मेथड पर रलाए रहे। जबकि जो उसके बाद ब्रांडिंग आना शुरू हुई, उन्होंने उसमें इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर दी, जिससे क्या हुआ, हर साल 10% जो कस्टमर था उनका डिक्रीज होना शुरू हो गया ड्यू टू लेक ऑफ प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज, ठीक है, जो उन्होंने यूज़ नहीं की थी, ठीक है। उसके बाद में मिस्ट्री शॉपर्स, तो फिर उसका काम क्या होता है, इसका मतलब ये है, एक मिनट मैं इसको आपको बता भी देती हूँ, मैंने राइट अप आपको लिख देती हूँ थोड़ी देर तक।
बल्कि नहीं, मैं आपको इसके स्लाइड्स के ऊपर लिख के दूंगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें यह है कि आप क्या करते हैं, सॉरी एक मिनट, आप उनको आप उनको क्या करते हैं, आप उनको मतलब एक देते हैं, इंसेंटिव देते हैं। इंसेंटिव देने का मकसद ये होता है कि आप ना उनसे, कस्टमर से कहते हैं, जैसे लास्ट टाइम स्टार्टिंग में यूफोन वालों ने स्टार्ट किया था, जो उनके प्रायोरिटी कस्टमर थे, जो छोड़ के जा रहे थे, फॉर एग्जांपल उनकी रेशियो 10% थी, तो वो जो 5% थे ना, वो रिटेन कर लेते थे। वो रिटेन किस तरह से करते थे, वो उनको इंसेंटिव देते थे, जो टॉप प्रायोरिटी के हमारे कस्टमर, उनके टॉप 10 होते थे, जो छोड़े होते थे, उनमें से देखते हैं कि कौन सा जो है ना मतलब टॉप 5 में आ रहे हैं। तो वो वहाँ से देखने के बाद वो करते हैं, उनको फ़ोन करके उनको क्या करते हैं, उनको उन्होंने मोबाइल देना शुरू कर दिया, यूफोन के मोबाइल देना शुरू कर दिए थे। उससे क्या हुआ था कि जो लोग थे वो वो अट्रैक्ट होना शुरू हो गए थे कि हम प्रायोरिटी कस्टमर हैं यूफोन के और हमें मोबाइल ऑफर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली पर्पस क्या था कि आपने क्या करना है, मिस्ट्री शॉप पर करना है कस्टमर को, ठीक है। ओके, ठीक है। तो और क्या हुआ, उन्होंने मतलब कुछ एक्स्ट्रा किस्म के इंसेंटिव या पैकेजेस जो थे ना, उनको देना स्टार्ट कर दिए कि वो इन इंसेंटिव और पैकेजेस की वजह से दोबारा रिटेन कर लें। जैसे ही वो कस्टमर दोबारा सेटिस्फेक्शन लेवल पे आता है, वो बाकी कस्टमर के साथ ऐड हो जाता है, ठीक है। इस तरह से वो क्या करते हैं, वो जो कस्टमर वैल्यू सेटिस्फेक्शन है उसको मेंटेन कर लेते हैं। उसके बाद है मॉनिटर कंपेटिटिव परफॉर्मेंस, जैसे मैंने आपको बताया, बाटा की एग्जांपल दी। अगर तो आप अपनी विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे, स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करते हुए अपनी प्रोडक्ट में इन्हांसमेंट करते जाएंगे, अकॉर्डिंग टू मार्केट, अकॉर्डिंग टू कस्टमर वैल्यू सेटिस्फेक्शन, तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्या करेगी, वो एज कम्पेयर टू योर कंपेटिटर, आपकी जो सेल है वो इंक्रीज होगी एज कम्पेयर टू योर कंपेटिटर, बिकॉज आपने प्रमोशनल स्ट्रेटजीज यूज की होंगी, ठीक है। ये बेसिकली इसके अंदर है। अब क्वालिटी का मतलब है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट की भी मैं बात की थी। लॉयल्टी में क्वालिटी से क्या मतलब है, क्वालिटी का मतलब है आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी फीचर प्रोडक्ट की इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सर्विसेज के जो कस्टमर है वो उससे सेटिस्फाइड हो जाए, उसकी जो नीड्स है, जो है उसकी जो सेटिस्फेक्शन नीड है वो उससे क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्वालिटी इज द टोटली ऑफ फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट बेयर ऑन इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई स्टेटेड और इम्पेल्ड नीड्स, ठीक है। क्वालिटी उसकी इतनी अच्छी है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं ना, जैसे अब ऑनलाइन काम स्टार्ट हुआ हुआ है, सिंध की अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है कल की, कि उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है, शॉप्स खोलेंगे, ऑनलाइन आप करें काम, 3 o'clock तक आप ऑनलाइन चीज़ें भेजें और क्या करें, फिर अपनी शॉप बंद कर दें। अब क्या हुआ, एक तो आपको डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा बढ़ गए, दूसरा ये है कि उनकी मर्जी, वो आपको जिस मर्जी प्राइस करें, थर्ड वन ये कि जो सी मर्जी क्वालिटी उठा के दे दें, आपको तो नहीं पता कौन सी क्वालिटी की है, ठीक है। जैसे भी टिकटॉक पे मैं देख रही थी कल, कितनी मज़े मज़े की वीडियोस बनी हुई हैं इसके ऊपर क्वालिटी रिलेटेड, कि एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची थी, वो शॉप पे गई है, वो ऐसे उन्होंने शटर उठाया है और नीचे से वो उन्होंने उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें चीनी चाहिए, तो वो बैठ गई है, वो है ना, शायद आप लोगों ने भी देखी हो। तो क्या हुआ कि वो थोड़ी देर के बाद जो वो था ना, वो शॉपकीपर, उसने फटाफट पुलिस वाले को आते देखा, तो उन्होंने शटर डाउन नीचे कर दिया, वो बच्ची बाहर बैठ गई, बैठ के वो ना, बैठ के उसको बोलती है, पंजाबी में ही बोल रही थी कि ना, आपको मैंने कहा था, आप शायद इतने डर गए हैं कि मैंने आपको चीनी कहा था, आपने मुझे आटा पकड़ा दिया, ठीक है, और आटा भी किस तरह का था। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर कस्टमर वैल्यू सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज हो, तो फिर आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अच्छा, लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब है कि लाइफ टाइम के लिए कस्टमर को अपना कस्टमर बना लो, अपनी प्रोडक्ट का कस्टमर बना लो। मैक्सिमाइजिंग लाइफ टाइम वैल्यूज, अगर आप उसकी लाइफ टाइम वैल्यूज जो है ना कस्टमर की इंक्रीज कर लें, लाइफ टाइम वैल्यूज का मतलब है कि आपने इस हद तक कैप्चर कर लिया कस्टमर को कि वो कस्टमर जो है पूरी लाइफ, जैसे तिब्बत एक क्रीम यूज होती थी, आपको पता होगा, ठीक है, वो आई थॉट के अभी तक हमारी जो दादी नानी जो भी हैं, या बच्चियों को पता होगा, बॉयज को भी पता होगा मे बी, वो अभी तक वो तिब्बत क्रीम यूज कर रही हैं,
ठीक है। वो बेसिकली क्या है, वो लाइफ टाइम कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू उन्होंने मैक्सिमाइज कर दी हुई है। वो अभी तक देखा होगा कि बड़ी एज की फीमेल है, अक्सर यंग एज की फीमेल जो आजकल के प्रोडक्ट या चल रही है क्रीमें, उनको उनको छोड़ के वो अपनी उस वापस उस चीज़ पे आ गई हैं। ठीक है, तो उसका मकसद क्या होता है, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना, कस्टमर इक्विटी को इंक्रीज करना, लाइफ टाइम वैल्यूज को इंक्रीज करना। सो बेसिकली हम लोग इसमें इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद है एस्टिमेटिंग लाइफ टाइम वैल्यू। एस्टिमेटिंग लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया गया। एनुअल कस्टमर रेवेन्यू फॉर एग्जांपल है $500। एवरेज नंबर ऑफ लॉयल ईयर्स, फॉर एग्जांपल वो 20 ईयर्स तक लॉयल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। कंपनी प्रॉफिट मार्जिन उस कस्टमर से रिलेटेड 10% था। ठीक है, एवरी ईयर। तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कितनी हुई आफ्टर 20 ईयर्स, 1000। आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे $500 को 20 के साथ और डिवाइड करेंगे 10 से, तो आपके पास आएगा $1000। मीन्स टू से आप उस एक कस्टमर से बाय रिटेनिंग देयर कस्टमर, ठीक है, जो कि छोड़ के जा रहा था, आप उससे लाइफ टाइम वैल्यू जो रिसीव कर रहे हैं वो $1000 है। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मैनेज किस तरह से करना है कस्टमर का रिलेशनशिप। आपने वैल्यू सेटिस्फेक्शन तो क्रिएट कर दी, आपने रिटेन तो कर लिया, अब उसको मैनेज किस तरह से करना है कि वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आपके साथ मूव हो। ठीक है, वो ये ना हो जैसे ही आप थोड़ा करें वो आपको छोड़ के किसी और ब्रांड पर मूव कर जाए। ठीक है, आपने अपने कस्टमर को रिटेन रखना है। ठीक है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ केयरफुली मैनेजिंग डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल कस्टमर एंड ऑल कस्टमर टच पॉइंट टू मैक्सिमाइज कस्टमर लॉयल्टी। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट में आप क्या करते हैं, मैनेज करते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन, कितने कस्टमर हमारे इस साल थे, तो इतने ही हों, उससे ज़्यादा हों, उससे कम ना हो, कम हुए हैं तो रिटेन करें उनको, इंसेंटिव दें उनको। ठीक है, इसमें बेसिकली हम ये पढ़ते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है उसके फ्रेमवर्क क्या है। सबसे पहले क्या है, आपने प्रोस्पेक्ट क्या है कि आइडेंटिफाई प्रोस्पेक्ट एंड कस्टमर, कस्टमर आपके कितने हैं। डिफरेंशिएट कस्टमर बाय नीड्स एंड वैल्यू टू कंपनी, उनकी ज़रूरत क्या है और किस चीज़ को वैल्यू देते हैं। ठीक है, उनकी ज़रूरत है या उस चीज़ को वैल्यू दे रहे हैं, ये फ़र्क आप क्रिएट करें। फिर उसके बाद है इंटरेक्ट टू इम्प्रूव नॉलेज। ठीक है, फिर आप उनसे बात करें मजीद के, उनसे मजीद जानने की कोशिश करें कि आपने जो नीड्स और वैल्यूज़ की डिफ्रेंसिएशन की है, क्या वाकई ही ऐसा है कि कुछ और वजह है इसके पीछे। ठीक है, उनसे आप इंटरेक्ट हो, बातचीत करके देखें। कस्टमर फॉर ईच कस्टमाइज फॉर ईच कस्टमर, हर कस्टमर के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज हो, ये नहीं कि आपने एक बनाई है दूसरे को किसी और तरह की हो, तो इस तरह से नहीं होनी चाहिए। ओके, अब स्ट्रेटजीज क्या है, रिड्यूस द रिटेंशन ऑफ डिफेक्शन। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि आप उनको कुछ इंसेंटिव दे दें रिटेन करने के लिए। इंक्रीज लॉन्गेबिलिटी, फिर आप जब वो कर लेंगे तो आपका कस्टमर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रिटेन हो जाएगा। शेयर ऑफ वॉलनट, शेयर ऑफ वॉलनट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये एक ऐसा सर्वे है, इज अ सर्वे मेथड यूज्ड in performance management that help manager understand the amount of business a company gets from specific customer। ठीक है, ये बेसिकली क्या है आपके पास, एक मिनट, आप सब में आप कर गए। चलो हम लोग फिर स्लाइड्स हमारी ओपन नहीं हो पा रही, कुछ इशू हो गया शायद, मुझे लग रहा है। मैं दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, कोई तो ओके नहीं, ओके ओके। उसके बाद फोकस, टर्मिनेट लो प्रॉफिट कस्टमर, जो कस्टमर लो प्रॉफिट हैं, कम कम परचेज करते हैं, उनको किस तरह से आपने कैप्चर करना है। तो आप क्या क्वालिटी यूज़ के लिए आप लो यूज़ कर लें अगर वो लो प्रॉफिट दे रहे हैं तो। फोकस मोर एफर्ट ऑन हाई प्रॉफिट कस्टमर, जो हाई प्रॉफिट कस्टमर हैं उनको आप ज़्यादा इंसेंटिव दें ताकि वो अपनी जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपनी कमिटमेंट को मेंटेन रख सकें। उसके बाद है कस्टमर रिटेंशन, आप कस्टमर को रिटेन किस तरह से रख सकते हैं, जो पीछे अभी रिटेंशन की बात हुई है। जो लास्ट पॉइंट हमने स्ट्रेटजीज का पढ़ा है, फोकस ऑन एफर्ट्स टू हाई प्रॉफिट कस्टमर्स, एक्विजिशन ऑफ कस्टमर कैन कॉस्ट 5 times मोर देन रिटेनिंग करंट कस्टमर्स। ठीक है, कहते हैं कि एक्विजिशन ऑफ, जैसे मैंने आपको कहा 10% आपके जा रहे हैं, तो आप उसमें से 5% को रिटेन कर सकते हैं। एक्विजिशन ऑफ कस्टमर कैन कॉस्ट 5 times मोर देन रिटेनिंग करंट कस्टमर। ठीक है, ज़्यादा जो करंट कस्टमर है उनका 5 टाइम्स ज़्यादा जो है वो रिटेन करेंगे बजाय इसके कि जिनको आप पहले कर चुके हैं।
द एवरेज कंपनी लॉसेस 10% कस्टमर्स ईच ईयर, जैसे मैंने आपको बता दिया। अब 5% रिडक्शन टू द कस्टमर डिफेक्शन रेट कैन इंक्रीज प्रॉफिट बाय 25। अगर आप 5% को भी रिटेन कर लेते हैं ना, तो आप 25% से 85% तक प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। द कस्टमर प्रॉफिट रेट इंक्रीज ओवर द लाइफ ऑफ अ रिटेन कस्टमर्स, ठीक है। ओके, अब आपको क्लियर हो गया होगा। बस इतना ही था आज की क्लास में। अभी आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनने के बाद आपने मुझे अपडेट करना है सीआर के थ्रू, ठीक है। क्योंकि आपकी जो स्वॉट एनालिसिस की असाइनमेंट है, इसके बाद जो नेक्स्ट असाइनमेंट मिलनी है वो कस्टमर वैल्यू सेटिस्फेक्शन पे ही मिलनी है। अब वो असाइनमेंट है क्या, किस तरह से मिलेगी, मैं आपकी फर्स्ट असाइनमेंट देखने के बाद आपको बताऊंगी। आपकी जो फर्स्ट असाइनमेंट जो आपने मुझे दी थी वो मैंने चेक कर ली थी, उसके मेजर इश्यूज मैं आपसे डिस्कस करूंगी, मैं भी 2 दिन तक करूँ, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि मैं वो लाइव करना चाह रही थी, लेकिन उसमें क्लास में बच्चे कम थे। एक तो आप लोगों को ये नहीं पता कि फ़ॉन्ट साइज कितना होगा, रैंडमली सबने लिखा हुआ है। तो वर्ड को यूज़ करना सीखें। फ्री बैठे होते हैं आप घर में, बेशक आप लेक्चर्स ले रहे हैं, बाकी भी लेक्चर्स ले रहे हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो देखा करें किस तरह वर्डप्रेस को यूज़ करते हैं, सॉरी वर्ड को, एमएस वर्ड को यूज़ करते हैं, वर्डप्रेस नहीं, ठीक है। तो आप वो करने के बाद आप देखें कि आप जो हमारी प्रोफेशनल असाइनमेंट्स होती हैं उसमें जो हेडिंग का साइज़ होता है वो होता है 14, और जो आप लिख रहे होते हैं, जो कंटेंट लिख रहे होते हैं उसका साइज़ होता है 12। मार्जिन लाइन प्रॉपर्ली ड्रा करें, अपने नेम के साथ प्रॉपर्ली मेंशन तरीके से करें। जो भी असाइनमेंट भेजें, जो मैंने आपको असाइनमेंट का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर मर्ज करके भेजें, ठीक है। इंडिविजुअल बिल्कुल नहीं सेंड करनी मुझे किसी ने। लास्ट टाइम मुझसे आपकी 2-3 असाइनमेंट्स मुझे नहीं मिली, जबकि आपके सीआर के अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे सेंड किया, जबकि मैंने 2 दफ़ा चेक किया है। मैं अपनी असाइनमेंट मैं आपकी कोई भी ईमेल डिलीट नहीं करती, तो फिर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करनी पड़े उनको दोबारा से। तो आप इस तरह से ना करें ना, आप एक ही दफ़ा सारे इकट्ठे करें, इकट्ठे करके आप अपनी सीआर को दें और सीआर मुझे ईमेल करे। और सीआर जो हैं वो एक ही ईमेल के थ्रू मुझे करें, अलग अलग ईमेल ना करें वो भी। अगर अलग अलग उन्होंने ईमेल करनी है तो फिर मैं हर बच्चे से कह दूँ वो खुद ही मुझे सेंड कर दें। तो आप मुझे एक ही ईमेल में जिप फोल्डर बना लें, उसमें भी सेंड हो जाती हैं। और उसके अलावा आप 1 बाय 1 उसको अटैच करें एक ईमेल में और फिर मुझे सेंड करें विद रोल नंबर, विद नेम। फाइल का नेम जो होगा उस बच्चे के नेम से होगा, ये नहीं असाइनमेंट 1 या कुछ भी आप नाम लिख दें। तो असाइनमेंट का जो नेम होगा उस बच्चे के नेम से होगा, ताकि मैं उसको ओपन करूँ। और दूसरा ये है, मैं प्लेजरिज्म भी चेक करूंगी किसी का कॉपी ना हो। जिसका प्लेजरिज्म 20% से अबव हुआ तो मैं उसके नेगेटिव मार्किंग करूंगी, दूसरा रिजेक्ट करूंगी उसकी असाइनमेंट को। तो मेक श्योर कि आप जो लिखें अपनी वर्डिंग में लिखें, खुद से लिखें, स्पिनिंग बिल्कुल नहीं करनी किसी ने, ठीक है। ओके, ये तो कुछ था असाइनमेंट से रिलेटेड, और लेक्चर होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। तो किसी भी किस्म की क्वेरी हो तो आप मुझे इनबॉक्स नहीं करेगा कोई बच्चा भी, आप सीआर के थ्रू मैसेज करें या आप ग्रुप में डायरेक्ट करें। ग्रुप में डायरेक्ट करेंगे तो मैं डायरेक्ट ग्रुप में आपको फ़ौरन से जवाब दूंगी। कुछ असाइनमेंट्स थी, बच्चों ने मुझसे पूछा था तो मैं देख लेती हूँ, बट ये होता है बाज़ दफ़ा इतने ग्रुप्स होते हैं मेरे माइंड से निकल जाता है। तो इन टाइमिंग में मैं एक टाइम स्केड्यूल सेट कर लेती हूँ कि उस टाइमिंग मैंने इस क्लास को देना है, ठीक है। ऊपर नीचे ज़रूर हो जाएगा, लेकिन आपको अगर किसी किस्म का इशू हो कि मैम अगर टाइमली रिप्लाई नहीं कर पा रही, मैम ने कहा था, तो आप ग्रुप के अंदर मैसेज करें या सीआर को मैसेज करें, ठीक है। इंडिविजुअली मुझे कोई भी टेक्स्ट इनबॉक्स में नहीं करेगा। अगर करेगा तो अब स्टार्टिंग में तो 1-2 बच्चों को मैंने रिप्लाई किया, फिर मैं वो भी नहीं करूँगी, ठीक है। ग्रुप में करेंगे तो मुझे भी पता होगा। इंडिविजुअल जब करेंगे तो मेरे पास इतना वो नहीं हो पाता मैनेज कि मैं हर एक को अलग अलग से बता पाऊँ ना, ठीक है। तो क्योंकि जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे मैं भी पीएचडी कर रही हूँ, तो मुझे भी अपनी स्टडी को टाइम देना पड़ता है। तो होप सो मेरी बात समझ गए होंगे। और ध्यान रखें अपना, दुआ में याद रखें, मेरी भी दुआ करिएगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।